Hello dear students, welcome to our channel पढ़ाई का कवच. Myself Tosip sir, and today we are going to discuss about fundamental rights. जैसे कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा हुआ था कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर खास करके 6 अधिकारों का समावेश होता है. राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, right to freedom of religion, right against exploitation, cultural and educational rights and right to constitutional remedies. उसमें हमने right to equality देखा हुआ था. उसके बाद right to freedom of religion और right against exploitation इसके बारे में डिस्कशन किया था. Then after right to freedom, स्वतंत्रता का अधिकार आज हम डिस्कस करेंगे. The Constitution of India provides the citizen of India 6 types of freedom which are as under. स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमको 6 तरीके की स्वतंत्रता दी गई है. पहली, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की और व्यक्त करने की स्वतंत्रता. टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, इकट्ठा होने की स्वतंत्रता शांति से, कोई भी शस्त्र के बिना. टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, एसोसिएशन और यूनियन बनाने की स्वतंत्रता. टू मूव फ्रीली विद थ्रू आउट द टेरिटरी टू इंडिया, पूरे भारत में घूमने की स्वतंत्रता. टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी विस्तार में रहने की और वहाँ पे स्थायी होने की स्वतंत्रता. टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, कोई भी प्रोफेशन, जॉब करने की, ऑक्यूपेशन ऑक्यूपाई करने की, ट्रेड करने की या तो बिजनेस करने की स्वतंत्रता है. These rights are the utmost importance for the overall development of personality and expression of Indian citizens. For harmonious working of democracy and a healthy lifestyle, any individual cannot exercise this freedom autonomously or irresponsibly. The state can control and limit this right to freedom if they go against the welfare, peace and security of the society. अच्छी लोकशाही का पालन हो और अच्छी तरीके से शांतिपूर्वक अगर लोकशाही में शासन चलाना हो तो ये अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा महत्व रखता है हर एक के विकास के लिए और हर एक भारतीय नागरिक की व्यक्त करने की स्वतंत्रता के लिए. कोई भी अकेला इस राइट का अपने तरीके से या तो गैर जिम्मेदाराना जो बिहेवियर है वो नहीं कर सकता. अगर कोई स्टेट चाहे तो इस राइट के अंदर ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसके सामने अगर कोई जाए, यानी कि राज्य के कल्याण, शांति और सुरक्षा के खिलाफ अगर जाए तो इस स्वतंत्रता के अधिकार को वो सीमित कर सकते हैं. दिस हैज़ बीन क्लियरली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इट हैज़ बीन स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन हाउ द राइट्स आर एक्सरसाइज्ड. संविधान के अंदर ऐसी विस्तृत गाइडलाइन दी गई है कि इस अधिकार का पालन और इस अधिकार को कैसे हमें इस्तेमाल करना है. इंडियन सिटीजन्स हैव बीन गिवन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड ईदर ओरली, वर्बली, थ्रू जेस्टर्स, बट दैट डज नॉट प्रोवाइड फॉर एक्सरसाइजिंग दिस राइट इन अनलिमिटेड एंड अनरिस्ट्रेन्ड मैनर. यानी कि हमें बोलने की और व्यक्त करने की स्वतंत्रताएं मिली हुई है जिसे हम बोल के, लिख के या तो अपने जेस्चर से व्यक्त कर सकते हैं. बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस अधिकारों का अमर्यादित और कोई भी रोक टोक के बिना उपयोग कर सकें. सर्टेन नेसेसरी कंट्रोल एंड लिमिटेशंस हैव बीन स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. मर्यादित तरीके से इसके अंदर नियंत्रण और मर्यादाएं इसकी शामिल है संविधान के अंदर. The state can put require control through law and order for maintaining the unity and integrity of India, safety of the state, for amicable relation with foreign nations, public management and public peace, compromise and safety, morality, discipline, contempt of court, defamation and provoking violence for crime. इतना ज़्यादा लिखा हुआ है. उसका मतलब ये है कि अगर राष्ट्र की एकता, अखंडितता, दूसरे देशों के साथ रिलेशन रखने के लिए या तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस अधिकार के अंदर नियंत्रण लाया जा सकता है लॉ और ऑर्डर के द्वारा. इसका कहने का मतलब ये है.
It is the authority of the judiciary whether this many limitation are appropriate or inappropriate. अभी ये सत्ता जुडिशरी के पास है कि इसमें जो लगाए गए नियंत्रण है वो सही है या गलत. The purpose behind the freedom of press through which ideas and opinions put forth for public welfare has not been separately mentioned. फ्रीडम ऑफ प्रेस के पीछे का जो पर्पस है उसे कहीं पर भी सेपरेटली मेंशन नहीं किया गया है. इट कैन बी इंक्लूडेड इन द राइट टू एक्सप्रेशन. इसे भी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही शामिल किया गया है. द लेटेस्ट अमेंडमेंट ऑफ 2009 इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर्स फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स. यानी कि 2009 में जो सुधार किए गए संविधान में उसके अंतर्गत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त की गई है. इफ़ अ पर्सन इज नॉट कन्विक्टेड फॉर अ क्राइम देन ही कैन नॉट बी सैंक्शन टू पनिशमेंट और मोर पनिशमेंट देन द वन प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ. यानी कि अगर कोई इंसान जुर्म के अंदर दोषी ना ठहराया जाए तो उसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए और एक से ज़्यादा सज़ा लॉ उसको कर नहीं सकता. It cannot be given the punishment more than once, cannot be given to the same convicted person. मतलब एक ही जुर्म के लिए दो अलग अलग सजाएं नहीं दी जा सकती. No individual can be deprived of his life and liberty except by the procedure of law. No one can arrested without being told the ground for such arrest. यानी कि कोई भी इंसान को इसके अंतर्गत कारण दिए बिना अरेस्ट यानी कि गिरफ्तार नहीं किया जाता. If arrested, the person has the right to defend himself, herself by lawyer of his or choice. अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अपनी पसंद से वकील रखने का अधिकार बिल्कुल है. An arrested person has to be brought before the nearest magistrate within 24 hours. यानी कि गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर कोई भी मुजरिम को कोई एक अदालत के मजिस्ट्रेट के सामने लाना ज़रूरी है. Without the permission, no individual can be kept in custody. उसके परमिशन के बिना किसी को भी कस्टडी के अंदर यानी कि हवालात में नहीं रखा जा सकता. एज पर द प्रोहिबिशन एक्ट द पर्सन अंडर अरेस्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू दी अफोरसेड मैटर्स. यानी कि प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत किसी भी पर्सन को कोई भी अफोरसेड मैटर के लिए नहीं गिरफ्तार किया जा सकता. यानी कि दूसरों के द्वारा दिए गए इन्फॉर्मेशन के ऊपर नहीं गिरफ्तार किया जा सकता. प्रिवेंटिव डिटेंशन ये एक राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत ही टर्म है, समझते हैं. इफ द स्टेट एंटिसिपेट्स एनी क्रिमिनल डीड और एक्टिविटी फ्रॉम एनी पर्सन देन एज अ प्रिकॉशनरी मेजर दैट पर्सन कैन बी डिटेन्ड बाय द स्टेट अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट. यानी कि अगर कोई राज्य को ऐसा लगे कि कहीं पर जुर्म होने वाला है या तो उसके जैसी प्रवृत्तियां होने वाली है कोई एक इंसान से, तो प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए वो यानी कि सलामती के स्टेप्स के अंतर्गत कोई भी इंसान को डिटेन किया जाता है, मतलब उसे हिरासत में लिया जा सकता है. मतलब उसके ऊपर गुनाह या तो जुर्म है वो साबित हो या ना हो, लेकिन उसे हिरासत में लिया जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंतर्गत. The purpose of this act is not to punish a convict, but to stop him from doing any criminal activity against state, society or any individual. इस एक्ट यानी कि इस कानून का हेतु कोई भी इंसान को जुर्म की सज़ा देना नहीं है, बल्कि उसे वो जुर्म करने से रोकना ये उसका हेतु है. Under this act, a person can be detained not more than 3 months. इस के अंतर्गत किसी भी इंसान को 3 महीने से ज़्यादा हिरासत में नहीं रखा जा सकता. द डिटेंशन और ऑर्डर कैन बी कैंसल्ड बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. यानी कि डिटेंशन ऑर्डर कोई भी इंसान के विरुद्ध अगर किया गया है तो उसे सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा कैंसिल किया जा सकता है और मेंबर्स ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड. द स्टेट कैन डिसाइड द टर्म ऑफ डिटेंशन. यानी कि उसके रिलेटेड जो भी शर्तें हैं वो राज्यों के द्वारा डिसाइड की जाती है. तो ये था राइट टू फ्रीडम और उसके अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन खास. प्रिवेंटिव डिटेंशन का ओवरऑल मीनिंग ये है कि अगर कोई इंसान जुर्म कर रहा है, मीन्स इफ द एनी पर्सन इज डूइंग एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी एंड द स्टेट एंटिसिपेट दैट द पर्सन इज बिहेविंग इन अ नॉट गुड इन मैनर,
तो कोई भी स्टेट जो है वो कोई इंसान को हिरासत में ले सकता है। उसके बाद है, हमने ये तो दो डिस्कस कर लिए थे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। पीपल ऑफ वेरियस रिलीजन्स, वेरियस लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स लिव इन इंडिया। द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ राइट टू प्रिजर्व देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चरल आइडेंटिटी एंड एथनिसिटी। यानी कि भारत के अंदर अलग अलग धर्म के, भाषाओं के और संस्कृति के लोग रहते हैं और उन्हें अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी सांस्कृतिक जो एक आगवी पहचान है उसे बनाए रखने का पूरा अधिकार है। एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विच रिलाई ऑन गवर्नमेंट ग्रांट कैन नॉट डिनाई एडमिशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज और एनी अदर रीजन्स। यानी कि ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं कि जो गवर्नमेंट के ग्रांट से चलती है वो कभी भी जात पात के आधार पर किसी भी स्टूडेंट के साथ, किसी भी नागरिक के साथ अन्याय नहीं कर सकती। If any individual appeals to vote on the grounds of religion, caste or language, then it is considered as a malpractice as per Act 123(3). Any of the state can frame a law and provide the right to its citizen to form and manage any of the educational institute based on cultural or linguistic minority. राज्य अगर चाहे तो ऐसा कानून बना सकता है उनके नागरिकों के लिए कि कोई भी ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं बनाए कि जिसके अंदर इसकी संस्कृति का और उनकी भाषाओं का ज्ञान दिया जाता हो। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट इन गिविंग एजुकेशनल ग्रांट्स और एजुकेशनल स्कॉलरशिप फ्रॉम द स्टेट फंड टू एनी ऑफ द लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। लेकिन स्टेट जो है ऐसी परमिशन दे सकता है कि वो अपने धार्मिक संस्थान खड़े करे, धार्मिक शिक्षा के लिए जो भी संस्था है उसे खड़ी करे, लेकिन उस संस्थाओं को ग्रांट देना, उसको मंजूरी देना, उसके लिए फंड रेज करना, ऐसी कोई भी गतिविधि राज्य नहीं कर सकता। If the state desires to take over or confiscate the property of minority institutes, then it can do so only after giving proper returns. In this way, important provision in context of educational institute have been made in the constitution. यानी कि समझो, अगर कोई राज्य माइनॉरिटी की यानी कि लघुमती में अगर कोई आते हैं तो उनकी अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहे तो वो खरीदने के लिए उसे कुछ पैसे चुका के उसके बाद ही वो ले सकते हैं। विदाउट एनी काइंड ऑफ रिटर्न वो ऐसे नहीं ले सकते। ओके, देन आफ्टर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। चलिए आइए देखते हैं। नो मैटर हाउ मेनी लॉज आर फ्रेम्ड और हाउ मेनी प्रोविजंस आर मेड फॉर द फंडामेंटल राइट्स, इफ दिस आर नॉट इम्प्लीमेंटेड वेल देन देयर रिमेन्स नो मीनिंग ऑफ सच फ्रीडम ऑफ राइट। कितने ही कानून बना ले, कितने ही प्रोविजंस बना ले फंडामेंटल राइट्स के लिए, अगर मूलभूत अधिकार ही असरकारक तौर से इम्प्लीमेंट यानी कि स्थापित ना किए जाए तो इन सारे अधिकारों का कुछ भी मतलब नहीं रहता। देयरफॉर अ प्रोविजन हैज़ बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस राइट्स एंड अंडर इट। इसी वजह से संविधान के अंदर ही ऐसा एक प्रोविज़न दिया गया है कि अगर ये अधिकारों का पालन ना हो रहा हो तो क्या करना चाहिए। लेट अस नो। A writ in the Supreme Court can be made for the violation of the fundamental right. Writ यानी कि कोई भी ऐसा कानून आए या तो गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी ऐसा लॉ बनाया जाए कि जो लोगों के मूलभूत अधिकार को वायलेट कर रहा हो, तो उसके सामने कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट में जाके रीट कर सकता है, यानी कि अपील कर सकता है राज्य के सामने कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो रहा है इस कानून से। दिस राइट हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यानी कि अपने मूलभूत अधिकार का वायोलेशन होने के कारण कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इसी को क्या कहा जाता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। द सुप्रीम कोर्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स, एंड फॉर दिस इफ द कोर्ट फाइंड इट नेसेसरी देन इट कैन गिव ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शन और डिक्री। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसके अंदर महत्वपूर्ण रोल अदा करती है फंडामेंटल राइट्स का पालन करवाने में, और अगर कोर्ट चाहे तो इसके रिलेटेड ऑर्डर भी पुट ऑन कर सकती है और राज्यों को माहिती भी, इंस्ट्रक्शन भी दे सकती है। द एपेक्स कोर्ट, एपेक्स का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, इज वेस्टेड विद द पावर्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन।
यानी कि संविधान ने ही सुप्रीम कोर्ट को ये सारे अधिकार दे रखे हैं। नोबडी कैन अपोज इट इफ एनी पर्सन पुट्स अ कंप्लेन अगेंस्ट एनी स्टेट फॉर द वायलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट, देन द सुप्रीम कोर्ट कैन एक्सरसाइज इट्स राइट। सुप्रीम कोर्ट के इस अधिकार को कोई भी अपोज यानी कि इसका विरोध नहीं कर सकता। अगर कोई इंसान राज्य के सामने कंप्लेन करे उसके मूलभूत अधिकार के वायलेशन के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट है तभी ये अपने अधिकार का उपयोग करेगी। मतलब तभी सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर करेगी कि राज्यों के द्वारा जो लागू किए गए कायदे हैं वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है या फंडामेंटल राइट्स के साथ है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हैज़ कंसिडर्ड द राइट एज अ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द पार्लियामेंट कैन हैंड ओवर द पावर्स ऑफ गिविंग सच एन ऑर्डर टू एनी ऑफ द कोर्ट। इसलिए बाबा साहेब आम्बेडकर ने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को संविधान का आत्मा कहा हुआ है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द पार्लियामेंट कैन हैंड ओवर द पावर्स ऑफ गिविंग सच एन ऑर्डर टू एनी ऑफ द कोर्ट। If the state legislative assembly frames any law which violates the fundamental rights or not in congruence of it, then the Supreme Court can stop the state। यानी कि अगर कोई राज्य सरकार ऐसा कायदा लाती है कि जो लोगों के मूलभूत अधिकार को खारिज कर रहा हो, तो तभी सुप्रीम कोर्ट जो है उसे रोक लगाने का हक रखती है। Thus these rights provide an opportunity to any of the Indian citizen to approach court for the violation of fundamental rights। यानी कि इस अधिकार के अंतर्गत भारत के कोई भी नागरिक को ऐसा अधिकार दिया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके अपील कर सके। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द फंडामेंटल राइट्स टू इंडियन सिटीजन। दिस राइट्स आर गिवन अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स सेंटर एंड स्टेट। द फंडामेंटल राइट्स आर एप्लीकेबल टू ऑल द सिटीजन एट ऑल द टाइम्स बट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। यानी कि संविधान के अंतर्गत ये मूलभूत अधिकार जो है वो भारत के नागरिकों को दिए गए हैं और ये अधिकार जो है वो सेंटर और स्टेट के अगेंस्ट यानी कि ऑपोजिट है। मूलभूत अधिकार जो है वो सभी भारतीय नागरिकों को सभी समय लागू होंगे अनटिल एंड अनलेस द इमरजेंसी इज एप्लीकेबल। मतलब अगर कभी भी इमरजेंसी लग जाए तभी ये मूलभूत अधिकार खारिज हो जाते हैं। एनी स्टेट कैन नॉट फॉर्म एनी लॉज which take away the fundamental rights of the citizen। यानी कि कोई भी राज्य सरकार ऐसा कोई भी नियम और कानून नहीं बना सकती कि जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट यानी कि उसको खारिज करते हो। ठीक है, तो ये था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। घुमा फिरा के सभी लाइन्स में एक ही बात की गई है अगर आपने देखा हो तो। आइए चलिए इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे एंड देन आफ्टर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तब तक थैंक यू।